नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। हमारे देश में आजकल अलगाववादी ताकतें बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों को अपना निशाना बना रही हैं। किसी भी देश में तख्तापलट या बगावत जैसी साजिशें अक्सर यूनिवर्सिटीज से ही शुरू होती हैं और भारत में पिछले एक वर्ष में यूनिवर्सिटीज में जो कुछ भी हो रहा है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में विचारों वाला बारूद फिट कर रहे हैं और ये बारूद लापरवाही की एक छोटी सी चिंगारी से भीषण आग लगा सकता है। आपने नोट किया होगा कि पहले जेएनयू में जहरीली विचारधारा का प्रमोशन हुआ, फिर पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारेबाजी हुई, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हुआ और अब बीएचयू को बदनाम किया जा रहा है। ये सब कुछ इतना सीधा और सहज और सरल नहीं है। इसके पीछे कुछ खास ताकतें काम कर रही हैं और उन ताकतों को पहचान कर डिफ्यूज करना आपका और हमारा काम है। विश्वविद्यालयों में जो कुछ भी हो रहा है उसमें छिपे संकेतों को पहचानना अब बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि अलगाववादियों को हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, हमारे देश के कॉलेजों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या अलगाववादी हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश करके देश के टुकड़े करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आज हम और आप मिलकर ढूंढेंगे। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में कल यानी 4 मार्च को और 8 मार्च को वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक आपने मणिपुर से बहुत कम न्यूज रिपोर्ट्स देखी होंगी। मणिपुर में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस बार चुनाव हो रहे हैं और यहां पर पिछले 123 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी चल रही है और इस दौरान जी न्यूज की टीम लगातार मणिपुर में बनी हुई है और हम लगातार वहां से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हम आपको मणिपुर में मौजूद भारत के आखिरी कस्बे में लेकर जाएंगे जिसका नाम है मोरेह। यह भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर बसा हुआ एक कस्बा है और यह कस्बा भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बन सकता है क्योंकि यहीं से म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम का रास्ता खुलता है। दुख की बात यह है कि देश के लिए इतना महत्वपूर्ण इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है। आज हम यहाँ के लोगों की बातों को आप तक पहुंचाएंगे। ये अलग तरह की पत्रकारिता है जिस पर हम जोर दे रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ अक्सर सुपर हीरोज की फिल्में जरूर देखते होंगे और आपको ऐसा करते हुए बड़ा मजा भी आता होगा। कई बार आपके बच्चे ये भी कहते होंगे कि वो आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन या फिर बैटमैन जैसे सुपर हीरो बनना चाहते हैं और आप इन बातों को हंसकर टाल देते होंगे, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली बातें नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी सुपर हीरो का फैन है तो आपको सावधानी से उसके व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए और इसकी वजह क्या है ये आज हम आपको आगे बताएंगे। ये हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट है जो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी विधानसभा चुनाव में कल छठे चरण के लिए मतदान होगा। इस राउंड में पूर्वांचल की 7 जिलों में 49 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 635 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। कल होने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, माफिया और बीएसपी के नेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ पर नजर होगी। कल प्रमुख उम्मीदवारों में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बेटे श्याम यादव, समाजवादी पार्टी से बीएसपी में आए अंबिका चौधरी और मऊ से मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी प्रमुख हैं। बुर्के में वोट डालने वाली महिलाओं की जांच वाली बीजेपी की मांग का पूरे विपक्ष ने विरोध किया है। बीजेपी बुर्का का नाम इसलिए लेती है कि बुर्का मुस्लिम औरतें इस्तेमाल करती हैं, तो यही चरित्र है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का कि समाज को लड़ा के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी इस सोच को लेकर कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का को उठवाएं, मुस्लिम महिलाओं पे वो एक तरीके से वही सांप्रदायिकता जैसा प्रधानमंत्री जी ने ईद बकरीद की बात करी। मुस्लिम संगठनों ने भी कहा है कि बीजेपी यूपी चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। जब वो वोट डालने नहीं जाएगी तो नेचुरली पोलराइजेशन हो जाएगा। भाई हिंदू औरतें जो हैं वो वोट डालने जाएंगी, मुसलमान औरतें डर के मारे घर में बैठेंगी, तो सीधा सीधा भाजपा का ये एक खेल है कि उसका वोट बैंक बढ़ जाए। कल बीजेपी ने यूपी चुनाव में फर्जी वोटिंग की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से अपील की थी कि बुर्का पहनकर वोट डालने आई महिलाओं की सही पहचान जरूरी है और इसके लिए महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। बुर्के के अंदर में फेक या कहिए उसको एक बार दो बार
एक ही व्यक्ति कई बार जाके वोट डालते हैं और नकली अंगुलियां पकड़ाया है उत्तर प्रदेश में। यूपी के लापता मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर हवाई अड्डों को अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक गायत्री प्रजापति देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसीलिए देश से बाहर जाने के रास्तों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। अखिलेश सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपने घर में छिपाया हुआ है। यूपी पुलिस ने आज गायत्री प्रजापति की वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डीजीपी की मिलीभगत से ये 5 कालिदास आवास पर छिपे हुए हैं। मेरे आरोप में कोई अगर उनको संशय होता है वो सफाई दें और वो बताए, चाहे गंगा की कसम खा के बताए, चाहे कुरान की कसम खा के बताए। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। मैं समझता हूँ जनता के सामने हर चीज है। जहाँ तक सरकार के सहयोग की बात है, सरकार पूरा सहयोग करेगी। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले दौर में 38 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव के लिए सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कल इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम समेत 38 सीटों पर 19 लाख मतदाता 168 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। उग्रवादियों के हमले की धमकी को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के 28,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। मणिपुर चुनाव में बीजेपी पहली बार एनपीपी, एनपीएफ और एलजेपी के बिना अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मणिपुर में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा इरोम शर्मिला की पार्टी PRJA भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। मणिपुर में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। आरएसएस ने उज्जैन में सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर कुंदन चंद्रावत को संगठन से बर्खास्त कर दिया है। डॉक्टर कुंदन चंद्रावत ने कल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का सिर काट कर लाने पर 1 करोड़ का इनाम देने की बात कही थी। आरएसएस के मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रकाश शास्त्री ने बयान जारी कर कहा कि कुंदन चंद्रावत के विवादास्पद बयान से संघ के बारे में गलत धारणा बनी। उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया है। इससे पहले खुद चंद्रावत ने अपना बयान वापस लेते हुए कहा था कि केरल में लगातार हो रही आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं से दुखी होकर मैंने इस तरह का बयान दिया। केरल के कोझिकोड में कल आरएसएस दफ्तर पर हमले के विरोध में आज स्वयं सेवकों ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। केरल में संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे लगातार हमले को देखते हुए केंद्र से दखल देने की मांग भी की। और इसके पीछे पीएन विजयन का सीधा हाथ है। अब समय आ गया है कि भारत के गृह मंत्रालय को अविलंब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए। जब से विजयन की सरकार बनी है तब से 300 के ऊपर संख्या जा चुकी है वहाँ के मरने वालों की। राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है और जितनी भी हत्याएं हुई हैं इन सब की सीबीआई जांच करनी चाहिए। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने केरल हिंसा के लिए आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहराया। बिल्कुल है सरकार की जिम्मेदारी, और लेकिन जिम्मेदारी उनकी भी है जो कानून का उल्लंघन करते हैं। केरल के कोझिकोड में बीती रात आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले में 4 स्वयंसेवक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है कि 2050 तक भारत सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाएगा। प्यू की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2070 तक दुनिया में मुस्लिम आबादी ईसाइयों से ज्यादा हो जाएगी। द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन रिपोर्ट में इस्लाम को सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2050 तक मुस्लिम आबादी 30 करोड़ हो जाएगी। अभी मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया नंबर 1 है। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म होगा। दुनिया में हिंदुओं की आबादी 14.9% होगी। पीयू ने 2015 में भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2050 तक ईसाइयों और मुस्लिमों की आबादी लगभग बराबरी पर आ जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ऑटोबायोग्राफी द जी फैक्टर, माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम के मराठी एडिशन का आज मुंबई में लॉन्च हुआ। जी मीडिया के अनन्य सम्मान समारोह के दौरान इसे लॉन्च किया गया। जी नेटवर्क मराठी में सबसे पहला नेटवर्क तो है ही है, लेकिन 70% महाराष्ट्र के लोग जी नेटवर्क को देखते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आइसा की तकरार आज एलजी तक पहुंच गई। एबीवीपी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को ज्ञापन देकर कहा कि लेफ्ट समर्थित छात्र कैंपस का माहौल बिगाड़ रहे हैं। एबीवीपी ने इस मामले में राज्यपाल से दखल देने की मांग की। वहीं एनएसयूआई के छात्रों ने फूल और चॉकलेट बांटकर डीयू कैंपस में शांति और भाईचारे का संदेश दिया। छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स ने अपने एक रेस्टोरेंट की एक डिश में मरी हुई छिपकली मिलने को गंभीरता से लेने और जांच कराने की बात कही है। कोलकाता की प्रियंका मित्रा अपनी बेटी राजनंदिनी के साथ मैकडॉनल्ड्स गई थी, लेकिन ऑर्डर करने पर उन्हें जो फ्रेंच फ्राइज मिले उनमें मरी हुई छिपकली थी। प्रियंका का आरोप है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो मैनेजर ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की। इसके बाद प्रियंका ने मरी हुई छिपकली का फोटो खींचकर मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ एफआईआर कर दी। आप बात करो, ये एरिया सेल्स मैनेजर से बात करो, ये करो वो करो, ये सब बोल के पूरा टाल रहे थे। तो मेरा मम्मी ने बोला ठीक है चलो हम लोग एफआईआर करते हैं। प्रियंका का कहना है कि उन्होंने एफआईआर सिर्फ इसलिए की ताकि दूसरे कस्टमर अलर्ट रहें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए रोड मैप बनाने को कहा है। इसके लिए सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने कहा है कि सिर्फ मरने वाले किसान के परिवार को मुआवजा देना काफी नहीं है। आत्महत्या की वजहों को पहचानना और उनका हल निकालना जरूरी है। इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ोतरी कल से लागू होगी। अमूल गोल्ड अब 50 रुपए प्रति लीटर की जगह 52 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि अमूल ताजा 38 रुपए प्रति लीटर की जगह 40 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले अमूल ने जून 2016 में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे। कंपनी के मुताबिक 2014 के बाद किसानों की लागत 20% तक बढ़ गई है, जबकि चारे की कीमत 20 से 25% बढ़ी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट कल से बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि बेंगलुरु टेस्ट में भी वही टीम खेलेगी जो पुणे में खेली थी। भारत ने प्लेइंग 11 घोषित नहीं की है। भारतीय टीम में एक बदलाव किया जा सकता है। लेग स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। पुणे टेस्ट में भारत के 20 में से 17 विकेट ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने लिए थे। Team has to play well against Australia to win test match. That's something that we've identified and we're not focusing on one player at all.